Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss the topic Micro and Small Enterprises Facilitation Council. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ई बुक्स का लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके ई बुक्स के डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे CIB के सारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। देखिए, जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनसे अगर आप डीलिंग करते हैं, उनसे अगर आप कुछ बाय करते हो तो मैक्सिमम विद इन 45 डेज उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज अ बायर। नहीं करेंगे तो डिलेड पेमेंट्स के केस में फिर पेनल्टीज लगेंगी जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये डिस्प्यूट अराइज होता है डिलेड पेमेंट्स को लेके तो वो कहाँ जाएगा? वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल के पास जाएगा। तो ये जो काउंसिल्स होते हैं ना, ये स्टेट लेवल पे फॉर्म होते हैं। सो काउंसिल के अंदर कम से कम 3 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं? चेयरपर्सन कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर एनी ऑफिसर ऑफ इक्वलेंट रैंक फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर MSMEs। MSMEs के लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है वहां से कोई पर्सन लेके आओ हाई रैंक का, जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के रैंक का हो, वो चेयरपर्सन बनेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा या उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम एसोसिएशंस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्टेट के अंदर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो एसोसिएशंस हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन वगैरह देते हैं, लेंडिंग करते हैं, वहां से एक या एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है। और एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसे इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड, कॉमर्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। तो ये लोग मिलके काउंसिल बनाते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या होगा काउंसिल का, वैकेंसीज कैसे फिल करनी है और फंक्शंस कैसे डिस्चार्ज करेंगे काउंसिल के लोग, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रोसीजर होगा। ओके, तो अब इनिशिएशन कैसे होता है, कंसिलिएशन का इनिशिएट कैसे होता है? तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट के अंदर, जो डिस्प्यूट किस चीज का होगा? अनपेड अमाउंट्स का। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को अगर कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करता, डिलेड पेमेंट का इशू है, तो फैसिलिटेशन काउंसिल के पास आ सकता है अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द MSME एक्ट। अब कंसिलेशन प्रोसेस के अंदर जब भी काउंसिल के पास कोई केस आता है रेफरेंस के लिए, या तो वो कंसिलेशन खुद से कर लेते हैं या फिर वो किसी और इंस्टीट्यूशन से असिस्टेंस मांग सकते हैं जिनका काम ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करना हो। सो प्रोविजन लगेगी यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 की। ओके, उसके अकॉर्डिंगली सारा प्रोसेस होगा। अगर कंसिलेशन फेल हो जाती है, कंसिलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, अगर वो फेल हो जाती है तो काउंसिल फिर आर्बिट्रेशन करेगा डिस्प्यूट की, या फिर आर्बिट्रेशन के लिए लेके जाएगा किसी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज वाले इंस्टीट्यूट के पास। अब ये तो मैंने आपको बताया कि काउंसिल हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो कौन से काउंसिल में जाएंगे? मान लो मैं बायर हूं, मैं हूं हरियाणा से, और जो सेलर है जिसके साथ मेरा डिस्प्यूट है वो कहाँ का है? वो मान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश का है। जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है वो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश वाले काउंसिल में जाएगा या हरियाणा वाले में? तो जहां का सेलर है वहां के काउंसिल में जाएगा। तो जहां से सप्लायर है वहां के काउंसिल में जाएगा। बायर कहीं का भी हो सकता है, तो उस सेंटर में जाएगा। और जो भी रेफरेंस होता है केस, वो 90 डेज के अंदर अंदर उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 19 प्रोहिबिट करता है कि एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम एंटरटेनिंग एप्लीकेशंस टू सेट असाइड डिक्रीज, अवार्ड्स और ऑर्डर्स मेड बाय द काउंसिल और एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज टू विच अ रेफरेंस इज मेड बाय द काउंसिल। बिना अमाउंट डिपॉजिट करवाए कोई भी अपील अलाउड नहीं है। ठीक है, जो एपेलेंट है, सप्लायर नहीं। अगर देखो बायर को अपील करनी है, उसे 75% ऑफ द अमाउंट पहले जमा कराना पड़ेगा। मान लो काउंसिल के पास केस गया, तो मैं बायर हूं, मुझे बोला गया कि मुझे सप्लायर को 5 लाख रुपए देने हैं। अब मैं इसके खिलाफ अपील करना चाहती हूँ, मैं बायर हूं ना, तो मुझे पहले 75% ऑफ द अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो मुझे पहले पे करना पड़ेगा, फिर मेरी अपील सुनी जाएगी। और मुझे ये भी बोला जा सकता है कि जब तक अभी केस चल रहा है तो तब तक मुझे एक अमाउंट पे करने के लिए बोला जा सकता है, स्मॉल या वो माइक्रो जो एंटरप्राइज है उसको। ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि ऐसा ना हो कि केस कभी आर्बिट्रेशन में जा रहा है, कभी कोर्ट में जा रहा है, केस लटकता ना रहे।
इसीलिए, या कोई जबरदस्ती से केसेस ना करे तो उसको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए बोला जाता है। देखो, अगर बायर केस हार गया फिर तो पैसा पहले ही उसने दे रखा है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर वो जीत गया तो फिर पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट के पास तभी केस जाएगा, तभी वहां पे ऑर्डर जाएगा जब 75% ऑफ द अमाउंट जमा होगा। उसके अलावा उनको अपील्स फिर एंटरटेन करना अलाउड नहीं है। ओके, अब जो ये बायर है, बायर कंपनीज की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी और फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं, तो उन्हें अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी ऐड करना पड़ता है अगर वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से बाय करते हैं। पिछले साल उनको कितना प्रिंसिपल या अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ा, अनपेड अगर उन्होंने रखा था सप्लायर को, कितना उनको डिलेड पेमेंट पे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि अगर आप डिलेड पेमेंट करते हो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को तो 3 टाइम्स द बैंक रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो आपको कितना पे करना पड़ा, आपका अभी एंड ऑफ द ईयर में कितना अमाउंट पेंडिंग है जो आपको किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के सेलर को पे करना है, कितना आपको पे करना पड़ सकता है, कितना अराइज हो चुका है लेकिन आपने अभी नहीं पे किया। तो जो भी ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेके कोई अमाउंट पेंडिंग है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है अमाउंट का, या आप अमाउंट पे कर चुके हो, ये सारी चीजें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बायर को डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ओके, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप कंबाइंड मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट एग्जाम से पहले, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। द जुरिस्डिक्शन ऑफ फैसिलिटेशन काउंसिल extends to the dispute involving supplier located anywhere in India and buyer within its jurisdiction। नहीं, ये गलत है। both parties within its jurisdiction, supplier within its jurisdiction and buyer anywhere in India। तो ये बिल्कुल सही है। जहां का सेलर होगा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज का, उस एरिया का जो काउंसिल होगा वहां की काउंसिल में आप डिस्प्यूट लेके जाओगे। बायर तो कहीं का भी हो सकता है। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट रेफर टू द फैसिलिटेशन काउंसिल? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो 90 डेज के अंदर अंदर फैसिलिटेशन काउंसिल को डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।